सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट जो हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा, देन वी शैल बी मूविंग ऑन फ्रॉम देयर। आज हम लोग कुछ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे जो है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, कुछ फॉर्मेट्स भी देखेंगे, इनफैक्ट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैंक रिकॉन का आपका टॉपिक है, इट एक्चुअली कंप्राइज ऑफ लाइक 10 to 15 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस। एग्जाम में जो है वो 10 से 15 मार्क के जो है MCQ इसमें से आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनती है कि सर देखें, एक तो आप जो है ना, आपके पास जो बैंक का बैलेंस आ रहा होता है, जो आपके पैसे बिजनेस की में जब मैं बोलता हूँ आपके पैसे, इसका मतलब मैं आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ, हमारे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपके पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा। तो सर जब भी आपको पता है कि हम जब कैश बुक बनाते हैं तो जो बैंक का कॉलम होता है, मैं सिर्फ बैंक के कॉलम की बात कर रहा हूँ, जो बैंक का कॉलम होता है, सही है सर, उसमें जो है जाहिर सी बात है कि वो बैलेंस होता है जो आपने पैसे बैंक में रखवाए हुए होते हैं। तो सर जिस तरीके से आप अपने बैंक के बैलेंसेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे होते हैं कैश बुक में, सही है, इसी तरीके से जो है बैंक वाला वो भी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, सही है, क्योंकि आपने बैंक में रखवाए तो जाहिर सी बात है जो आपके लिए एसेट है वो बैंक वाले के लिए लायबिलिटी है। तो जब आप डेबिट करते हो तो बैंक वाला अपने पास क्रेडिट करता है, क्योंकि आपके लिए आपका एसेट बढ़ रहा है तो उसके लिए उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट करता है। सिमिलरली जब आप अपने बैंक के कॉलम को क्रेडिट करते हो, सही है, जब आप कोई पे करते हो तो बैंक वाला डेबिट करता है। क्यों? क्योंकि जब आपका एसेट कम हो रहा है तो उसकी लायबिलिटी भी कम हो रही है। एसेट हमारे पास कम हो रहा है तो हम अपने रिकॉर्ड्स में क्रेडिट करते हैं, और बैंक वाले के पास लायबिलिटी कम हो रही है तो बैंक वाला डेबिट करता है। तो सर आइडियली, यूजुअली, नॉर्मली जो है, जो आपके पास बैंक का बैलेंस आ रहा होता है और जो बैंक वाले के पास बैंक का बैलेंस आ रहा होता है, दे शुड रिकंसाइल विद ईच अदर, दे शुड रिकंसाइल विद ईच अदर एट एनी पॉइंट इन टाइम। जाहिर सी बात है ना, आप बोल रहे हो भाई आपको बैंक से जो है 10 लाख रुपए लेने, तो बैंक वाला भी यही बोलेगा भाई मुझे 10 लाख रुपए देने। बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम मॉडलिटीज, सर ये आपस में मैच नहीं करते समटाइम्स। जो आपके रिकॉर्ड्स में बैलेंस आ रहा होता है, जो आपके बैलेंस में रिकॉर्ड आ रहा होता है, और जो बैंक वाले के पास रिकॉर्ड आ रहा, जो आपके रिकॉर्ड में बैलेंस आ रहा होता है और जो बैंक वाले के पास रिकॉर्ड आ रहा होता है, वो आपस में मैच नहीं करता। ठीक है सर। तो सर इन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए आप बनाते हैं एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वजह क्या है, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स में आना चाहिए वही बैंक वाले के पास आना चाहिए। तो सर याद रखें 3 वजूहात होती हैं जिसमें हमने कल बात की थी। सर या तो आपने अपने पास कोई गलती कर दी हो, कोई रिसीट या पेमेंट जो है आपने रिकॉर्ड नहीं की हो, या बैंक वाले ने गलती कर दी हो, बैंक वाले ने कोई रिसीट या पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की हो, या बाजू का टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? ना बैंक वाला गलत होता है ना हम गलत होते हैं सर, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक और इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास से, लेट से आपने जो है, जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल भी की थी कि मैंने कोई चेक इशू किया है या मैंने चेक डिपॉजिट करवाया है, तो मैंने अपनी रिकॉर्ड्स में तो जो है वो बैंक को प्लस कर लिया होगा कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैंने डिपॉजिट कर लिया। बट क्लियरिंग में आपको पता है नॉर्मली जब दूसरे डिफरेंट बैंक्स के जो है वो क्या कहते हैं चेक्स होते हैं तो 2 दिन लगते हैं। तो सर बैंक वाला अपने पास 2 दिन बाद उसको जो है दिखाएगा। तो सर ना हम गलत हैं जब हमने आज अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड में जो है इसको अकाउंट फॉर किया है, ना बैंक वाला गलत है वो 2 दिन बाद, क्योंकि उसके बाद 2 दिन बाद जो है वो रिसीट्स आई हैं। तो सर बाज़ों का टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी जो है ये बैलेंस मैच नहीं करता। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है आपका जो आपके पास बैंक का बैलेंस आ रहा है और जो बैंक वाले के पास बैंक का बैलेंस आ रहा है वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। सब इसको रिकंसाइल कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो जब हम BRS का क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर जो है कुछ टर्म्स होंगी, सही है सर, आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है या फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, सही है ना, तो दिस इज नॉर्मल बैलेंस, सही है। और बैंक वाले के पास आपका जो बैलेंस आ रहा होता है उसका जो नॉर्मल नेचर होता है वो, उसका जो नॉर्मल नेचर होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, सही है। अब सर एबनॉर्मली बाजू का जो है आपको बैंक वाले को उल्टा देने होते हैं, सही है, तो सर वो कहलाता है क्रेडिट बैलेंस। आपकी बुक में आ रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ अभी ये पॉइंट 3, और बैंक वाले के पास वो डेबिट बैलेंस बन के आता है, सही है, जिसको आप ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन या अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं।
ठीक है सर। फिर हमने बात की थी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे, ये स्टडी टेक्स्ट का ही एक्सट्रैक्ट है कि सर जब हम लोग बैंक के हवाले से रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात करते हैं तो बाजू का चेक्स की भी बात होती है, पे ऑर्डर की बात होती है, बैंक ट्रांसफर्स की बात होती है, डायरेक्ट डेबिट की बात होती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की बात होती है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो सर इनमें क्या फ़र्क होता है, ये होते क्या हैं, कल हमने डिटेल में जो है इस पर बात की थी। फिर मैंने तुम्हें बताया भी कि भाई क्रेडिट कार्ड जो है वो मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं। तो हम लोगों ने सर यहाँ तक बात की थी, तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली थी। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। सर बिफोर मूविंग ऑन टू प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट, हम एक दफ़ा देख लेते हैं, ऑल्दो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी बेसिक लेवल पर, बट एक दफ़ा मैं क्विकली कैश बुक या बैंक का कॉलम बनवा देता हूँ। तो इस तरफ जो है मैं आपको, हम जिस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं बैंक के कॉलम में, मैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो है मैं इधर लिख भी देता हूं आर रिकॉर्ड्स, सही है, जो हम अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये बैंक के रिकॉर्ड्स हैं जो बैंक अपने पास हमारे बैलेंसेस के हवाले से रिकॉर्ड कर रहा होता है, सही है। अब सर मैं एक दफ़ा मैकेनिज्म तुम्हें समझा देता हूं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव मी योर इनपुट, ताकि हम मिल के जो है ये कैश बुक का एक दफ़ा जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स हैं हम देख लें। अच्छा सर, अगर तो आपका नॉर्मल बैलेंस आपको पता है आपके पास होता है डेबिट बैलेंस, सही है ना, आपकी बुक्स में ये मैं DR लिख रहा हूँ, सही है सर, ये यहाँ आ रहा होता है। इसी तरीके से सर ये जो भी बैलेंस आ रहा होता है, ये जो भी बैलेंस आ रहा होता है, मैं बल्कि इधर लिख भी देता हूँ एक हाइपोथेटिकल नंबर, लेट से 10,000। इसका मतलब ये है कि सर महीने के शुरू में मेरे पास मेरे बैंक में 10,000 रुपये पड़े थे। तो सिमिलरली मेरे बैंक स्टेटमेंट में भी बैंक के पास ओपनिंग बैलेंस, जिसको मैं कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, इसको मैं फेवरेबल भी कहता हूँ, फेवरेबल बैलेंस, सही है सर, ये इसके नाम है जो एग्जामिनर डिफरेंट तरीकों से कह सकता है। 10,000 ऐसा ही है सर, ये बैलेंस हमारे पास आ रहा है, 10,000 का क्रेडिट बैलेंस बैंक के पास आ रहा है। अब सर मुझे बताओ मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो क्यों बढ़ेगा। मेरे कैश बुक के कॉलम में सर रिसीट्स होंगी, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स में इधर लिखता जाता हूं, रिसीट्स, कैश डिपॉजिटेड, लेट से 5,000 का मैंने कैश डिपॉजिट करा है। तो सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में मैं जैसे ही 5,000 का डिपॉजिट करूंगा तो बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट हो जाएगा। मेरे यहाँ डेबिट होना मतलब बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट होना, क्यों, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी है ये 5,000, सही है। अच्छा सर और क्यों बढ़ेगा कैश बुक और बैंक का कॉलम क्यों बढ़ेगा, मुझे बताओ ज़रा, और क्या वजूहत हो सकती हैं। सर डायरेक्ट डिपॉजिट, किसी बंदे ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया 2,000, तो सर सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा सर, बैंक स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट होगा 2,000, ऐसा ही है सर। इसी तरीके से सर और बैंक का कॉलम क्यों बढ़ सकता है, क्या वजह हो सकती है कि मैं डेबिट करूं। सर मुझे डिविडेंड मिल रहा हो, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं जब भी मैंने जैसे कैप्को के शेयर्स लिए हुए हैं, OGDC PPL के शेयर्स लिए हुए हैं, तो जब भी इनका डिविडेंड होता है तो मैंने अपने बैंक का अकाउंट दिया हुआ है तो वहां जाके गिरता है, सही है। तो सर डिविडेंड रिसीव्ड लेट से 500, तो मेरा बैंक क्या होगा, मेरा बैंक स्टेटमेंट क्या होगा, मेरा बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होगा। डिविडेंड रिसीव्ड, तुम देख रहे हो कि जब हम डेबिट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, हमारे पैसे जो है वो और बढ़ रहे हैं। सिमिलरली सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, डेट इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, लेट से 700 रुपये का, तो सर मैं अपने पास जो है बैंक के कॉलम को डेबिट करूंगा और बैंक वाला अपने पास इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, सही है, 700। तो सर और भी पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपका बैंक का कॉलम डेबिट हो रहा हो, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा हो, सही है। अब सर किन वजूहात की बिना पे आपका बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो सकता है, तो सर आए देख लेते हैं
कैश विड्रॉन, पैसे निकाल लिए, से हमने निकाल लिए 1000 रुपये, कैश पैसे निकाल लिए हमने। तो सर बैंक की क्या हुआ, बैंक की लायबिलिटी कम हुई बैंक के पर्सपेक्टिव से, सही है ना। तो बैंक क्या करेगा, बैंक अब क्या करेगा, डेबिट करेगा, कैश विड्रॉन डेबिट। सर डेबिट को मैं नेगेटिव में दिखा रहा हूं, सही है सर। इसी तरीके से सर और क्यों कम हो सकता है, सर हमने कोई पेमेंट किए, पेमेंट टू सप्लायर, सर लेट से हमने पेमेंट की है 500 की, सही है। तो बैंक वाला भी जो है अपने आप पास से डेबिट कर देगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो रही है ना। सिमिलरली सर, सिमिलरली और क्यों कम हो सकता है, सर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है, हमने कोई लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, $200 से, सही है। तो बैंक वाला भी अपने पास से क्या करेगा, हमने क्रेडिट किया अपना बैंक का बैलेंस, तो बैंक वाला क्या कर देगा, डेबिट कर देगा क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, जाहिर सी बात है कि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। सिमिलरली सर और क्या हो सकता है, डायरेक्ट डेबिट, या डायरेक्ट डेबिट अभी फिलहाल रहने दो, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग थोड़ी देर में इसको जो है फिर अर्ज करते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, तो जैसे मैं अब बताऊं कि मेरे बैंक अकाउंट से जब भी होता है तो अब जो है वो पेमेंट वगैरह के लिए, पहले तो ये होता था ना कि बिल लेके जो है ब्रांच में खड़े हो जाते थे, अब क्या होता है डायरेक्टली जो है अपने बैंक से पेमेंट कर देता हूँ IBFT के थ्रू, सही है। लेट से 1000 रुपये, तो बैंक वाला क्या करेगा, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की वजह से, अब सर जब मैं इसको बैलेंस करूंगा, जब मैं इसको, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अलगर्ज जितनी भी रिसीट्स होंगी बैंक के थ्रू वो डेबिट साइड पे आएंगी और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो क्रेडिट साइड पर आएंगी। अब सर जब आप बैलेंस करोगे तो आइडियली आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, कोई मुझे बताता है, 10,000 + 5 + 2 + 500 + 700, ज़रा मुझे बताते हो, बल्कि पूरा ही मैं एक तरीके से तुम लोगों को जनरल लेजर बना के बता देता हूँ। मुझे बताते हो ज़्यादा सम किसका है, डेबिट साइड है, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और ये 1200, 18,200, ऐसा ही है सर। सर ज़रा मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है सर, क्लोजिंग बैलेंस सर कितना आ रहा है, 18,200 माइनस ये 17,200, 16,700, 16,500 और 15,500, ऐसा ही है। क्लोजिंग बैलेंस 15,500 आ रहा है, ऐसा ही है सर, 15,500 ही आ रहा है। और आइडियली नॉर्मली यूजुअली ये जो आपका बैंक का बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में जो आ रहा है वो भी 15,500 ही आना चाहिए। जो आपका इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का क्या बन जाएगा, या अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 15,500, ऐसा ही है सर। अब सर मैं इधर लिख भी देता हूं क्लोजिंग बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में, क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, या जिसको मैं फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकता हूं। तो सर बताने का मकसद ये है कि सर इस तरीके से जो है मैकेनिज्म चलता है कि आप अपने पास इस तरीके से कैश बुक के बैंक कॉलम में इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते हो, और बैंक वाला दूसरी तरफ आपका काउंटर पार्ट जो है बैंक का जो आपका बैलेंस आ रहा है वो अपने पास इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब आप डेबिट करते हो तो बैंक वाला क्रेडिट करता है, जब आप क्रेडिट करते हो तो बैंक वाला डेबिट करता है। आइडियली नॉर्मली यूजुअली जो आपका बैलेंस है वो किसी भी पॉइंट इन टाइम पे बैंक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। 3 वजूहात हो सकती हैं जो हमने कल पढ़ी थी जिसकी वजह से ये जो आपका बैलेंस है ये 15,500 ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो सर इन दोनों को मैच करवाने के लिए ही जो है हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं या उसका प्रोसीजर करते हैं। वो 3 वजूहात क्या हैं सर, या तो हमने कोई गलती कर दी है, कोई डेबिट या क्रेडिट होना था हमारे पास वो नहीं किया है, या बैंक वाले ने कोई गलती कर दी है, सही है, या फिर टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। तो सर आई होप आपको ये मैकेनिज्म क्लियर है कि किस तरीके से नॉर्मली चलती हैं और बैंक रिकॉन स्टेटमेंट प्रोसीजर करने की वजह क्या है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सर
आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड विद द बेसिक्स ऑफ कि आप कैश बुक कैसे बनाते हो, बैंक का कॉलम स्पेशली, और बैंक स्टेटमेंट में किस तरीके से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जब हम प्रोसीजर करेंगे, सो हाउ वी आर टू प्रोसीड। हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो हमने क्या क्या स्टेप्स जो है वो लेने हैं, और आपने सर 3 किस्म के जो है डिफरेंसेस बताए थे जिसकी वजह से जो आपके रिकॉर्ड्स हैं और जो बैंक स्टेटमेंट में जो आ रहा होता है बैलेंस वो आपस में मैच नहीं करता। तो सर मैंने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये 3 डिफरेंसेस लिखवाए हैं और उनका मैंने रेमीडियल एक्शन बता दिया राइट हैंड साइड पे। अगर आप इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों को जो जिस तरीके से मैंने लिखवाया हुआ है, अगर उसी तरीके से करते हो तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है दैट वुड बी ऑन योर टैप, ठीक है ना। तो सर इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। देखो यार, हमारे बैलेंस में, हमारे रिकॉर्ड्स में, मतलब कैश बुक में, या जिसको हम जो है बैंक बुक भी कहते हैं, और बैंक स्टेटमेंट में बैंक वाले का रिकॉर्ड जो है जिसको हम पासबुक भी कहते हैं, आइडियली ये मैच होने चाहिए। सर मैच क्यों नहीं होंगे? सर 3 वजूहत हो सकती हैं। या तो हमने अपने रिकॉर्ड्स में जो है कोई गलती की हो, कोई रिसीट्स थी या कोई पेमेंट्स थी वो हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो सर याद रखो अगर तो हमारी गलती है ना, मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में कोई गलती है, कैश बुक में गलती है या सर बैंक बुक में गलती है, तो सर ऑब्वियसली बात है कि हम क्या करेंगे, हम इसको बैंक रिकॉर्ड में सही नहीं करेंगे, हम अपने रिकॉर्ड को सही करेंगे, अपनी कैश बुक को सही करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अब एग्जामिनर जो है वो बाज़ औक़ात देता है कि भाई कंपनी ने ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया, कंपनी ने ये चीज़ ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, कंपनी ने ये चीज़ कम रिकॉर्ड कर ली है। तो सर आप इसको बैंक रिकॉर्ड में सही नहीं करोगे, आप अपने रिकॉर्ड्स को सही करोगे। आपके रिकॉर्ड्स सही होंगे तो ही जो है आप रिकन्सिलिएशन बना पाओगे ना। अगर आपके रिकॉर्ड्स ही गलत हैं तो रिकन्सिलिएशन हो ही नहीं सकती बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। ठीक है सर, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि सर अगर तो एरर या ओमिशन हमारे रिकॉर्ड में, सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे रिकॉर्ड में है या बैंक के रिकॉर्ड में? सवाल में एग्जामिनर कैटेगोरिकली बताएगा कि गलती किसने की है। अगर तो गलती कंपनी के पार्ट पे भी है, हमारे पार्ट पे भी है, हमारे अकाउंटेंट के पार्ट पे भी है, तो इट ऑल शोज़ कि हमारे रिकॉर्ड में गलती है। तो आप क्या करेंगे, कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, उसको सही कर देंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अब तुम्हारा दूसरा सवाल होगा कि सर रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए परेशान नहीं हो, मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट जो है वो एक क्या कहते हैं, एक आसान सा जो है बिल्कुल जो है आम फहम ज़बान में मैंने एक रूल बनाया हुआ है। सही है, इंशाल्लाह इसका डिटेल में टॉपिक करेक्शन ऑफ एरर्स का FR1 में जो है हम लोग पढ़ेंगे, बट उसका एक बेसिक सा रूल मैंने यहाँ बता दिया। इंशाल्लाह तुम्हें उससे आइडिया हो जाएगा कि रेक्टिफाई कैसे करना है। अच्छा सर अच्छा आप ये बताएं कि सर दूसरा रीज़न ये हो सकता है डिफरेंस का बैंक के रिकॉर्ड्स में और हमारे रिकॉर्ड्स में कि सर बैंक ने गलत किया है, जैसे हमने गलत किया था पहले केस में, अब सर बैंक ने गलत किया है। तो याद रखो हम बैंक वाले को जाके नहीं बोल सकते कि अपना रिकॉर्ड सही कर। तो हम क्या करेंगे कि सर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है हम उसके अंदर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देंगे, लिख देंगे, एडजस्ट कर देंगे, शो कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। सर शो कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को याद रख लो, ये बेसिक से रूल्स हैं। अच्छा सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है टाइमिंग डिफरेंस होते हैं जिसके अंदर ना हम गलत होते हैं ना बैंक वाला गलत होता है। उस सिनेरियो में क्या करेंगे सर, उस सिनेरियो में उस डिफरेंस को भी, फॉर एग्जांपल अनक्लियर्ड चेक है या अनप्रेजेंटेड चेक है, उसे भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में शो करोगे। सर कैसे शो करेंगे वो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो सर इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। 3 किस्म के डिफरेंसेस हैं सर, जब आप बैंक रिकॉन का टॉपिक पढ़ रहे हो तो 3 किस्म के डिफरेंसेस हैं और वो 3 तरीक़ों से सही हो सकते हैं। सर पहला कि हमारे बुक्स में गलती है तो सर अपनी बुक्स को सही कर लो, कैश बुक को सही कर लो, बैंक बुक को सही कर लो। कैश बुक और बैंक बुक एक ही चीज़ होती है। सर अगर बैंक के पार्ट पे गलती है, बैंक वाले ने जो है वो कोई चीज़ गलत रिकॉर्ड की है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली है, कम रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड ही नहीं की है, या टाइमिंग डिफरेंस है, तो वो कहाँ जाएगा सर? वो बैंक रिकॉन स्टेटमेंट में जाएगा, BRS में जाएगा। सर कैसे जाएगा वो मैं बताता हूँ, यू डोंट नीड टू वरी। तो सर अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह बैंक रिकॉन का कोई भी सवाल आ जाए इट वुड बी ऑन योर टिप। बस ये रूल आपने याद रखना है कि ये 3 किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो सही कैसे होंगे। अगर हमारे पार्ट पे गलती है हम अपने बुक्स को सही कर लेंगे, कैश बुक को, और अगर बैंक के पार्ट पे गलती या टाइमिंग डिफरेंस है तो दैट वुड बी शोन इन BRS। अच्छा सर अब हम सही कैसे करेंगे? तो देखो यार एक आसान सा रूल है, आम फहम ज़बान में ये मैंने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए रूल निकाला हुआ है। देखो यार आसान सी चीज़, जब भी हमारे पार्ट पे कोई गलती होना तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, और अब क्या करेंगे जिसकी वजह से हम उस जो कर दिया है उसको हम सही करें और होना चाहिए कि पोजीशन पे लेकर आ जाए। यही करेंगे ना। अगर मैं बोलता हूँ भाई हमें किसी को 5 रुपये देने थे, हमने गलती से 8 रुपये दे दिए,
तो 5 रुपए देने चाहिए थे, 8 रुपए दे दिए, तो सर 3 रुपए वापस ले लो तो सही हो जाएगा, सही है ना। तो सर इसके लिए मेरा एक देसी रूल है, हाँ हाँ नाना वाला रूल। सर तुमने अपने आप से पूछना है क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक के अंदर कोई चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी 1000 से, सही है। तुम्हें किसी ने पेमेंट की है, तुम्हें किसी ने पैसे दिए 1000 रुपये, तो तुम्हारे पास 1000 रुपये रिकॉर्ड डेबिट होने चाहिए थे। हाँ सर होने चाहिए थे। तुम अपने आप से पूछो क्या तुमने किए। अगर तो जवाब है हाँ 1000 रुपये होने चाहिए थे रिकॉर्ड डेबिट, और तुमने 1000 रुपये किए हुए भी हैं डेबिट, तो सर कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं सर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नो एक्शन, कुछ सही करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाद वक़्त एग्जामिनर क्या करता है, ब्लफ करता है, सही चीज़ दे देता है और हम परेशान हो जाते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आईकेप की ये खासियत है कि व्हाट द एग्जामिनर डज, कि वो बाज़ वक़्त जो है ना वो क्या करता है, सही चीज़ दे देता है एरर्स के उसमें। अब हम जो है वो बेचारा हमें जो है वो गलत ट्रेन में बिठा देता है और हम जो है सफ़र करके आ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। बाद में पता चलता है यार ये तो हम लोग गलत ट्रेन में बैठ गए। तो सर याद रखना वो सही चीज़ भी दे देता है और हम फिर परेशान होते हैं, अरे यार उसमें क्या करना, ढूंढते रहते हैं। दैट्स एक्चुअली अ डिस्टोर्शन। अच्छा सर दूसरा केस ये हो सकता है कि तुमने अपने आप से पूछना है भाई 1000 रुपया डेबिट होना था, हाँ तुम्हें किसी ने पेमेंट की है। सर तुमने अगर नहीं किया ना, तुमने किया है सर उसको डेबिट नहीं किया है, तो अब क्या करोगे सर, डेबिट कर दो, एक्शन कुछ कर लो। टिक मार्क का मतलब है कि आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। सिमिलरली सर एक और सिनेरियो ये हो सकता है, एक चीज़ डेबिट नहीं होनी थी, तुम्हें 1000 रुपये नहीं मिले, तुमने गलती से डेबिट कर दिया। क्या होना चाहिए था? नहीं, डेबिट नहीं होना चाहिए था, तुमने कर दिया है। हाँ तो सर क्या करोगे, इसको सही कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। भाई आपने एक चीज़ को डेबिट नहीं करना था, आपने डेबिट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, उसे रिवर्स कर दोगे। टिक का मतलब है कोई ना कोई एक्शन लोगे, और क्रॉस का मतलब है कुछ भी नहीं करोगे। सिमिलरली सर चौथा केस हो सकता है कि सर एक चीज़ डेबिट नहीं होनी थी और आपने की भी नहीं है, तो कुछ करने की ज़रूरत है? ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये हाँ नाना वाला रूल, ये इंशाल्लाह आप लोगों को आगे करेक्शन ऑफ एरर्स, और जब तुम यहाँ तक कि जब तुम सीए फाइनल्स में भी जाओगे ना तो बाज़ वक़्त एरर्स का इशू आता है। तो ये बेसिक सा रूल है, तुमने अपने आप से ये पूछना है भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी। अगर तो होनी चाहिए थी और हो भी रही है, या नहीं होनी चाहिए थी या नहीं हो रही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होनी चाहिए थी नहीं हो रही, या नहीं होनी चाहिए थी हो रही है, तो सर कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। अब वो क्या करोगे, या तो सर आप रिकॉर्ड कर लोगे या फिर उसे रिवर्स कर लोगे। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अगर आप इन लाइंस पे जो मैंने आपको बताई हैं क्विक रिवीजन अगर के तौर पे, सर अगर आप इन लाइंस पे फोकस करते हो तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो आपका टॉपिक है दैट वुड बी ऑन योर टिप्स। अब मैं इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तुम लोगों का फॉर्मेट बताता हूँ और हम लोग फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सही है, थैंक यू सर। आए हम ज़रा इस इलस्ट्रेशन को एग्जाम्पल 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दिया है। हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने। ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कैश बुक्स बैंक कॉलम ऑफ इरफान ट्रेडर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इशूज़। The accountant of Irfan Traders identified the following omissions in the records while preparing bank reconciliation statement. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले इरफान ट्रेडर्स के अकाउंटेंट को पता चला ये हमारी बुक्स में जो है रिकॉर्ड नहीं हुए। बैंक चार्जेस ऑफ ₹500 शोन इन बैंक स्टेटमेंट आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर किसके पार्ट पे गलती है, हमारे पार्ट पे या बैंक के पार्ट पे? किसके पार्ट पे गलती है? सर हमारे पार्ट पे गलती है, हमारे पार्ट पे गलती है। सर बैंक चार्जेस, जल्दी से बताओ, जब भी बैंक चार्जेस आते हैं तो कैश बुक आपकी क्रेडिट होती है डेबिट होती है? कैश बुक डेबिट होती है क्रेडिट होती है बैंक चार्जेस की वजह से? माशाल्लाह सर क्रेडिट होती है, जाहिर सी बात है पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट होती है, ज़बरदस्त। इसको सही कैसे करेंगे? क्रेडिट 500, ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही है सर। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,800 on fixed deposits is shown on the credit side of bank statement. बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी क्रेडिट साइड पर है, बट नॉट रिकॉर्डेड येट इन कैश बुक। सर हमें 15,800 जो है मिले हैं, बैंक में क्रेडिट हो गए, मगर हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। हमने अपने पास क्या नहीं किया होगा? क्रेडिट नहीं किया होगा, डेबिट नहीं किया होगा। बैंक का क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट, हमारा डेबिट। तो सर हम इसको क्या करेंगे, 15,800 को डेबिट कर देंगे, डेबिट 15,800। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन लास्ट मंथ ओवरड्राफ्ट बैलेंस अमाउंटिंग ₹7,300
सर इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको पता है लाइबिलिटी है, 7,300 का हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करा। तो जल्दी से बताओ हम अपने पास क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? हम अपने पास डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, जल्दी से बताओ। सर हम अपने पास क्रेडिट करेंगे कितने से सर, 7,300 से। भाई हमने इंटरेस्ट देना है ना, इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, अब इंटरेस्ट देंगे तो सर क्रेडिट करेंगे, ज़बरदस्त। सर 4, इरफान ट्रेडर्स had given the bank standing order instructions to pay monthly rent of rupees 85,000 on 5th of each month। इरफान ट्रेडर्स जो हैं, जो हम हैं, सही है ना, हमारी कंपनी का नाम है, उसने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हमने पढ़ा था कि सर वो बैंक को बोल देता है भाई आप जो है हर महीने जो है इतने पैसे जो है वो आपने डिडक्ट कर लेने, सही है सर। तो सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी हैं कि हर द अमाउंट इज़ इंक्लूडेड इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में जो है सर ये तो डिडक्ट हो रही हैं 85,000, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक फॉर द लास्ट मंथ। तो सर इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे, हाँ आर रिकॉर्ड क्रेडिट करेंगे, कितने से, 85,000 से। अच्छा सर इसके बाद, इसके अलावा सर क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 32,550 was paid by the bank on direct debit instructions of Irfan Traders. However, this was omitted in cash book. This was omitted in cash book. सर इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सर हमने पे किया है बट ये ओमिट हो गया है सर, जल्दी से बताएंगे सर। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल ओमिट हो गया है, डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शंस, सर ज़बरदस्त, हम अपने पास क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे 32,550 से। अच्छा सर इसके बाद द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब हमारे पास पैसे हैं। ऑन इंक्वायरी इट वॉज रिवील्ड दैट कस्टमर जमाल इंटरप्राइजेस हैड डायरेक्टली डिपॉजिटेड 90,000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ इरफान ट्रेडर्स। दिस अमाउंट इज़ येट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर हमारे पास 90,000 अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, तो हम अपने पास क्या करेंगे सर, हम अपने पास सर डेबिट कर देंगे कितने से सर, 90,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है और आपको पता भी चल गया कि सर हाउ वी आर टू एक्चुअली ट्रीट दिस। सर इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सर आई होप आपको क्लियर है। अच्छा सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ के सर हमने जो है जब बैंक रिकॉन का प्रोसीजर हम करें तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अभी हमने कुछ जो है एरर्स देखे जो कैश बुक में हो सकते हैं, मतलब हमारे रिकॉर्ड्स में हो सकते हैं। अब सर कुछ अहम टर्म्स हैं, दीज आर टेक्निकल जार्गन्स यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। जब आप बैंक्स के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं, सही है, या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे होते हैं, तो जो है अब मैं टर्म यूज़ करूँगा इंस्ट्रूमेंट का, सही है ना, तो आप समझ जाना इंस्ट्रूमेंट कुड बी चेक, कुड बी पे ऑर्डर, कुड बी डिमांड ड्राफ्ट, कुड बी एनीथिंग, राइट। अब एग्ज़ाम में जो है आपको वो चेक के नाम से भी दे सकता है, पे ऑर्डर के नाम से भी दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी दे सकता है, तो परेशान नहीं होना। मैंने आपको एक जनरल लफ्ज़ लिखवा दिया इंस्ट्रूमेंट, अब वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी दे सकता है, सही है। अच्छा सर अब ये 4 मेन एक्चुअली जो है 4 एक टेक्निकल जार्गन्स हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, सही है, तो ये अच्छा है, तुम्हारी एक तरीके से जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी अहम है। सर पहला होता है डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट। सर डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सही है। अच्छा पहले एक चीज़ समझ लो, ये जो लेफ्ट कॉलम है एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस इज टर्म, क्या टेक्निकल जार्गन है इसका, फिर मैंने आगे मीनिंग लिख दिया है और फिर मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दिया है कि सर हम अपने पास इसको किस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर करेंगे अगर तो ये टर्म लिखी हुई आती है, सही है ना। अच्छा सर आपने जो है ये ट्रीटमेंट के अंदर 2 एंट्रीज बनाई है, भाई ये 2 एंट्रीज चारों के चारों रूल्स पे अप्लाई, चारों की चारों टर्म्स पे अप्लाई होंगी। जब भी डिसऑनर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है या पोस्ट डेटेड का लफ्ज़ लिखा हुआ है या टाइम बर्ड का लफ्ज़ लिखा हुआ है या कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो सर आपने ये जो है ट्रीटमेंट एक ही करना है। आपने देखना है कि भाई चेक किसको इशू हुआ है, हमने किया है या हमें हुआ है। सर अगर हमने किया है, अगर हमें इशू हुआ है तो आपने पहली वाली एंट्री करनी है, और अगर हमें इशू हुआ है तो आपने दूसरी वाली एंट्री करनी है, ठीक है सर, अगर हमने इशू किया है तो। अच्छा सर अब क्विकली हम इसको देख लेते हैं। सर याद रखें डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सर होता यह है कि अगर आपने किसी को चेक इशू किया या आपको चेक इशू हुआ,
अब सर हो सकता है कि आपने चेक इशू किया हो या आपको चेक इशू हुआ हो 10,000 का, बट अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, अकाउंट में बैलेंस था लेट्स से 6,000। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि बैंक वाले के पास जब ये चेक जाएगा तो बैंक वाला उसे रिजेक्ट कर देगा, उसे डिसऑनर कर देगा, उसे बाउंस कर देगा, सही है ना। तो सर ये जो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है दिस इज कॉल्ड डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब जरा समझना मेरी बात, अब जरा समझना मेरी बात। सर जब हमें चेक इशू हुआ होगा, जब हमें चेक इशू हुआ होगा, हमने किसी को लेट से माल बेचा तो उसने हमें चेक दिया, सही है ना सर। तो सर जब हमें इशू हुआ होगा तो हमने क्या करा होगा, अपने बैंक को डेबिट करा होगा। अब सर जब हमें पता चला कि सर ये तो डिसऑनर हो गया है, इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हमने जो एंट्री पास की होगी, हमने एंट्री क्या पास की होगी जब हमें चेक इशू हुआ होगा, हमने बैंक को डेबिट करा होगा कि हमारे पास पैसे आ गए और अकाउंट रिसीवेबल या सेल्स क्रेडिट करी होगी। अब सर जब हमें पता चला कि सर ये तो चेक डिसऑनर हो गया है, तो हम उस एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, सही है ना। तो सर एंट्री क्या पास होगी, अदर रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। यानी आप क्या करेंगे, आप अपने बैंक के कॉलम को जो है वो क्रेडिट कर देंगे जब भी डिसऑनर्ड की बात हो। कैश बुक को आप क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट साइड पे आप कर देंगे, क्योंकि आपने जो है पहले रिसीव रिकॉर्ड कर लिया था, अब जब आपको पता चला पैसे मिलने ही नहीं है तो आपने क्रेडिट कर दिया। ये वाली एंट्री आप उस वक्त पास करोगे जब चेक आपको इशू हुआ हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चेक इशू किया हो, यानी आपके किसी सप्लायर को आपने जो है वो पेमेंट करनी थी, सही है, आपने कोई माल खरीदा था। अब सर जब आपको सप्लायर को पेमेंट करनी थी तो आपने उसे चेक इशू कर दिया 10,000 का, अब आपके अकाउंट में ड्यू टू एनी रीजन 10,000 नहीं थे, तो सर होगा क्या, आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। अब जरा सोचो, जब आपने चेक इशू किया होगा तो आपने अपने बैंक को क्रेडिट करा होगा और अपने पेएबल को डेबिट करा होगा, ऐसा ही है ना। जब आपने इशू करा होगा आपने अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा और अदर पेएबल या अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दिया होगा कि भाई आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। बट जब बैंक वाले ने बताया कि भाई ये चेक डिसऑनर हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, अरे मेरे बैंक से तो पैसे कटे ही नहीं है और मेरी लायबिलिटी भी खत्म नहीं हुई। तो जो आपने एंट्री पास की होगी, यू विल हैव टू रिवर्स दैट एंट्री। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट, क्योंकि अब आपके पास से पैसे तो गए नहीं है, सही है, और अकाउंट पेएबल या अदर पेएबल, आपकी लायबिलिटी वापस बढ़ जाएगी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहली वाली एंट्री पास करनी है, दूसरी वाली? सर आपने देखना है चेक आपको इशू हुआ है या आपने इशू किया है। अगर तो आपको इशू हुआ है, इसका मतलब है डिसऑनर हुआ है, तो आपके पास पैसे आए ही नहीं है, तो आप बैंक को क्रेडिट कर दोगे, कैश बुक को पेमेंट साइड पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। और अगर आपने इशू किया है तो मतलब आपके पास से पैसे गए नहीं है, मगर आप जो है पेमेंट रिकॉर्ड करके बैठे थे, तो आप अपने पास क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो याद रखो, ये जो मैं 4 टर्म्स बता रहा हूं, इन चारों के मीनिंग अलग अलग हैं, बट उनका जो मैकेनिज्म है रिकॉर्डिंग का वो सेम है, सही है ना। बस आपने एक चीज देखनी है, चेक आपको इशू हुआ है या आपने किया है, सही है ना सर। ये चीज आपने याद रखना, टिप फॉर लाइफ बाय मारफानी। सर पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सर बाजू का ऐसा होता है, याद रखो, जब भी तुम चेक लेते हो ना, ये चीज़ याद रखना, जब भी तुम लोग अगर इंशाल्लाह अभी बड़े होगे तो डीलिंग भी करोगे चेक्स वगैरह में, तो सर डेट होती है, डेट की एक जो है वो जो है क्या कहते हैं, एक आपकी फील्ड होती है। तो याद रखो डेट जो है ना वो आपकी हमेशा गुज़िश्ता दिन की, आज की होनी चाहिए जब आप किसी से चेक ले रहे हो, सही है। क्योंकि अगर डेट जो है वो फ्यूचर के डेट की होगी ना, अगर चेक जो है वो फ्यूचर डेट का होगा, तो वो चेक उस वक्त तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सकता जब तक कि वो तारीख नहीं आए। तो सर अगर लेट्स से मैं आज 25 दिसंबर पे खड़ा हूं और मुझे किसी से पेमेंट चाहिए, सही है ना। बाज़-औक़ात लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, लोगों को अब हर बंदे को तो इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, आई एम श्योर तुम लोगों में से काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होगी ये चीज़, सही है ना। अब मैं होता ये है कि भाई लेट्स से मैं हसन मारफानी में जो है फर्स्ट टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं बैंक्स में डील कर रहा हूँ, सही ना। किसी ने मुझे चेक दे दिया 2 महीने बाद की डेट का डाल के, मैं खुश के यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसने पेमेंट कर दी मुझे। जब मैं बैंक में जाऊंगा तो बैंक वाला बोलेगा भाई ये तो 2 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी जब ये तारीख आएगी। तो पोस्ट डेटेड चेक फ्यूचर डेट का जो चेक होता है, सर वो बैंक डिसऑनर क्यों करता है? क्योंकि भाई वो तारीख ही नहीं आई होती। तो टिप फॉर लाइफ, सही है, बाय मारफानी फॉर ऑल ऑफ यू, कि सर जब भी चेक लो किसी से, या तो तुम उससे एग्री कर लो कि हाँ यार ये इस डेट को जाके ओनर होगा, तो वो डेट डलवा लो। अदरवाइज अगर कोई सच एग्रीमेंट नहीं है तो तुम ये जरूर देखो कि आज की तारीख हो या आज से पहले की तारीख हो, सही है। अच्छा सर अगर लेट से तुम्हारे पास एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है, अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है कि भाई पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ओनर होंगे ही नहीं।
तो आपने रिकॉर्ड क्यों किए? तो अगर तो आपको मिले हैं वो, तो आप उसको आपने डेबिट करे होंगे। तो जब आप उसको हटाओगे, क्योंकि वो तो अभी ओनर हो ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे अपने पास या पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड कर दोगे पहली वाली एंट्री। और सर अगर आपने इशू किया हुआ है और आपको पता चलता है कि पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो जाहिर सी बात है आपके बैलेंस से पैसा कभी कम ही नहीं होगा जब तक कि वो डेट नहीं आती। तो फॉर नाउ आप अपने कैश बुक के अंदर अपने बैलेंस को वापस बढ़ा दोगे, दूसरी वाली एंट्री। अच्छा सर, इसी तरीके से एक होता है टाइम बार्ड या स्टेल इंस्ट्रूमेंट। स्टेल जैसे आम फहम जबान में जिसको हम बोलते हैं बासी इंस्ट्रूमेंट, सही है। तो सर ये वो वाला बासी नहीं होता जैसे खाना बासी होता है। सर एक्चुअली होता ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना का हो जाए ना, तो वो फिर जो है स्टेल हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है। फिर जो है क्या कहते हैं, इशूअर को नया चेक इशू करना होता है। तो अगर लेट से ये टिप भी तुम्हारे लिए कि अगर आज 25 दिसंबर है, तो इसका मतलब है 25 जून तक जो भी तुम्हारा चेक होगा, यानी कोई भी चेक तुम्हारा 25 जून से पहले का नहीं होना चाहिए, सही है। क्योंकि अगर 25 जून से पहले का चेक होगा तो वो टाइम बार्ड होगा या स्टेल चेक होगा, बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा, सही है ना सर। तो दो बातें याद रखनी है, जब भी किसी से डीलिंग कर रहे हो तो फ्यूचर डेट का नहीं लेना अनलेस उससे एग्री करते हो, और पिछली डेट का भी लो तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, वरना बैंक डिसऑनर कर देगा। तो सर अब एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है कि भाई टाइम बार्ड चेक जो है वो आपको मिल गए, तो अब आपको पता नहीं था, अब आपको पता चला है, सही है ना, या चेक टाइम बार्ड हो गए, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग क्या करोगे, एडजस्टमेंट कैसे करोगे कैश बुक में? अगर तो आपको मिले हैं तो आपने चूंकि प्लस करा होगा अपने पास, तो आप उसे माइनस कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, सही है सर। और अगर आपने इशू किए हैं तो जाहिर सी बात है अब तो आपके पास से बैलेंस गया ही नहीं है, बैंक से पैसे आउट ही नहीं हुए, और आप आउट माइनस करके बैठे हुए हो, तो आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे दूसरी वाली एंट्री। अच्छा सर, इसी तरीके से चौथी चीज कैंसल्ड इंस्ट्रूमेंट। बाज़ औक़ात मैं खुद कैंसिल करवा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कुछ लोग होते हैं, करते क्या हैं, यानी बाज़ औक़ात पेमेंट तो कर दी, बट बैंक वाले को पीछे से कॉल करके बोल देते हैं भाई ये इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर दो, सही है। हमारे पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, खैर, तो ऑल दो इट्स वेरी अनएथिकल, ठीक है ना। बट कोई कोई या ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ प्रैंक करने के लिए या जो है वो क्या कहते हैं किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए, बाज़ औक़ात होता है कि भाई मैंने जो है लेट से आयशा को चेक इशू किया 50,000 का। अब आयशा ने बोला नहीं यार असल मुझे जो है वो कैश में पेमेंट कर दो, तो मैंने बोला भाई मैंने तुम्हें चेक इशू किया हुआ है। तो आयशा ने बोला सर आप कैंसिल करवा दें। तो मैंने बैंक में कॉल किया, मैंने बोला भाई ये चेक कैंसिल कर दो, सही है, और आयशा को मैंने कैश में पेमेंट कर दी। तो सर जब ये चेक कैंसिल करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं तो अपने बैंक में रिकॉर्ड कर चुका था जब मैंने इसको चेक दिया था, तो मैंने तो माइनस कर दिया था पेमेंट साइड पे, तो अब मैं क्या करूंगा? बैंक को प्लस कर दूंगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो 4 टर्म्स हैं, दीज आर द टेक्निकल जार्गन्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आपको इनके मतलब भी पता चल गए होंगे, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि सर हाउ you are to record these instruments related adjustments in your accounting books, सही है सर। मैं एक दफ़ा क्विकली स्टेल इंस्ट्रूमेंट को भी बता देता हूँ सर। वो इंस्ट्रूमेंट जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया, सही है, यानी आज अगर मैं 25 दिसंबर पर हूँ तो वो इंस्ट्रूमेंट जो 25 जून से पुराना होगा वो स्टेल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, वो टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, और बैंक के पास अगर आप ले जाओगे तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा, सही है। किसी भी पॉइंट इन टाइम से 6 महीने पुराना जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्टेल इंस्ट्रूमेंट या टाइम बार्ड इंस्ट्रूमेंट। सर मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रीफली डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कैश बुक्स बैंक कॉलम ऑफ ज़हरा ट्रेडर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इशूज़। द अकाउंटेंट ऑफ ज़हरा ट्रेडर्स आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग इशूज़ वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन एट 30 जून 2022। 30 जून 2022 को ये इशूज़ पता चले। A check of rupees 25,000 was received from Yum Traders and was deposited and recorded in the bank account. Was received हमें मिला है, हमें इशू हुआ है on 25 जून। Few days later, the bank informed that the check has been dishonored. Check dishonor हो गया। मिला होगा तो हमने 25,000 से अपने कैश बुक को क्या करा होगा? डेबिट करा होगा। आप सही करेंगे तो क्या करेंगे? कैसे सही करेंगे? क्रेडिट 25,000, ऐसा ही है ना सर। क्रेडिट इन सीबी, सीबी का मतलब है कैश बुक, 25,000 से। अ चेक इशूड ऑन 20 जून, 20 जून को चेक इशू किया है, सही है। चेक किसने इशू किया है? हमने किया है या हमें हुआ है?
सर हमने किया है, बट डेटेड 15 जुलाई 56,000 हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। सर 15 जुलाई का जो है वो तारीख वाला आज 20 जून है, सही है ना, 30 जून पे हम खड़े हुए हैं, सही है, 15 जुलाई वाला। तो सर जल्दी से बताओ, हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया है, तो इसको क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, छेती 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 क्या करेंगे इसको, जल्दी से बताओ। डेबिट करेंगे, डेबिट इन कैश बुक। कितने से सर, कितने से सर, 56,000 से। भाई जब हमने इशू किया होगा तो हमने क्रेडिट करा होगा ना, देखो खुद भी लिख रहा है पेमेंट साइड पे, मगर जब हमें पता है यार ये तो पोस्ट डेटेड है, तो इसको क्या करेंगे सर, डेबिट कर देंगे। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, फिर बोलता है अ चेक ऑफ ₹37,000 वॉज इशूड टू सप्लायर ऑन 27 दिसंबर 2021। दिस चेक हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड येट, चेक बिकम टाइम बार्ड आफ्टर 6 मंथ्स। तो सर हमने जो है इशू किया था पेमेंट के लिए, तो हमने तो अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया, बट उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा। तो सर जल्दी से बताओ हम क्या करेंगे इसे, हम अपने पास क्या करेंगे, डेबिट इन कैश बुक। कितने से सर, 37,000 से। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना। अच्छा सर, इसके बाद है नंबर 4, अ चेक ऑफ ₹20,000 वॉज इशूड टू अ सप्लायर ऑन 18 जून 2022 and recorded correctly on the same date. However, on 28th June, supplier was paid in cash and check issued earlier was returned and cancelled. सर हमने कैंसिल करवा दिया, तो सर हमने जो है अपने पास 20,000 माइनस कर लिए होंगे, पेमेंट साइड पे कर लिए होंगे, बट जब हमने कैंसिल करवाया तो इसको क्या करेंगे सर, जल्दी से बताओ। हमने खुद ने कैंसिल करवा दिया, डेबिट इन कैश बुक। कितने से सर, 20,000 से। अच्छा सर, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग ₹18,000 वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। सर ये तो गलती है, गुड्स की ड्राइंग तो आप कैश बुक में ले जाते ही नहीं हो, हमने गलती से कैश को क्रेडिट कर दिया है, कैश क्रेडिट नहीं होना था, तो अब कैश को क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, डेबिट कर देंगे। कितने से सर, सर मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते सर? कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर, कोई परेशानी, कोई खुराफात, कोई टेंशन, मुझसे बात करो। तो सर आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह यू पीपल वुड बी क्लियर कि किस तरीके से जो है हमें बैंक रिकॉन बनाने से पहले कैश बुक के अंदर अगर कोई गलतियाँ हैं तो वो कैसे एडजस्ट करनी है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, this is the last but not the least, in fact this is one of the most important concept while we are carrying out bank reconciliation statement procedures. Sir, concept of uncleared checks or instruments or unpresented checks or instruments. सर ये क्या होते हैं? देखो, these are the normal checks और instruments जैसे आप इशू करते हो। होता ये है कि सर जैसे आपको पता है कि जब डिफरेंट बैंक्स होते हैं, तो जब लेट्स से मैं बैंक इस्लामी का बैंक अकाउंट होल्डर हूँ, राइट, मैंने जो है एमसीबी बैंक के जो है क्या कहते हैं अकाउंट होल्डर की फेवर में कोई चेक इशू किया या मुझे चेक इशू हुआ, सही है। अब सर जब भी एक डिफरेंट बैंक्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि दो बैंक्स जब आपस में बात करते हैं तो इट टेक्स टाइम। तो पाकिस्तान में नॉर्मली जो है आपका एक इंटरमीडियरी इदारा है विच इज़ कॉल्ड निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र, सही है। दिस इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ये पेमेंट्स की ट्रांसफ़र होता है, जो सेटलमेंट होती है बैंक्स की अपने अकाउंट होल्डर्स के बिहाफ पे, तो सर इसमें नॉर्मली जो है 2 से 3 दिन लगते हैं। अब सर लेट से मंथ एंड आ गया, मुझे एक चेक इशू हुआ था एमसीबी बैंक का, मुझे अपने बैंक इस्लामी बैंक के अकाउंट में जो है जमा करवाना है, मेरी फेवर में इशू हुआ था। अब आज 31 दिसंबर है लेट से, तो अब 31 दिसंबर पर जब मेरे पास चेक आया जो एमसीबी बैंक का है, जो 50,000 का लेट से चेक है, तो मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगा 50,000, मगर बैंक वाले के पास बैंक स्टेटमेंट में उस वक्त रिफ्लेक्ट होगा जब वो एक्चुअली क्लियर होगा, जिसमें 2 दिन लगेंगे। लेट से 2 दिन लगते हैं, लेट से 2 जनवरी को। तो सर ऑब्वियसली जब मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा 50,000, जो कि मुझे करना भी चाहिए क्योंकि चेक मेरे पास आ चुका है, और बैंक वाले ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हम दोनों अपनी जगह सही हैं, बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस जो है ये एक इशू आ रहा है। तो सर ये कहलाता है अनक्लियर्ड चेक। इसी तरीके से जो है सर एक और कॉन्सेप्ट है अनप्रेजेंटेड चेक का, कि लेट्स से सर मैंने चेक इशू किया है लेट्स से अपने सप्लायर की फेवर में 50,000 का,
अब सप्लायर ने अभी तक बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो मैंने तो जो सप्लायर को जब इशू किया तो ऑब्वियसली मैंने अपने पास से जो है माइनस कर लिया होगा कि भाई 50,000 मेरे पास से गए, बट बैंक वाले ने उस वक्त तक रिफ्लेक्ट नहीं करवाया है उसे बैंक स्टेटमेंट में जब तक कि सप्लायर उसे प्रेजेंट नहीं करेगा। तो सर यहां भी ना बैंक वाला गलत है ना मैं गलत हूं, मैं अपनी जगह सही हूं भाई, क्योंकि मेरे पास से इंस्ट्रूमेंट जा चुका है, और बैंक वाला भी सही है क्योंकि अभी तक सप्लायर ने जो है प्रेजेंट ही नहीं किया है। तो सर ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अनप्रेजेंटेड चेक। तो सर जो पहला वाला हमने पढ़ा था दिस इज कॉल्ड अनक्लियर्ड चेक, और दूसरा वाला जो हमने पढ़ा है दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। याद रखो जब भी इंस्ट्रूमेंट्स या चेक्स अनक्लियर होते हैं या अनप्रेजेंटेड होते हैं तो दे रिजल्ट इन टाइमिंग डिफरेंस ऑफ बैंक बैलेंसेज एज पर आर रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट। अब सर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम जब भी हम बैंक रिकॉन जो है बना रहे होंगे? तो सर याद रखो ये हमारी गलती तो नहीं है, तो कैश बुक में नहीं आएगा। जो भी अनप्रेजेंटेड या अनक्लियर्ड चेक होंगे आप उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाओगे। सही है सर? तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि अनक्लियर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अनप्रेजेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है और सर हम उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे वाइल वी आर डूइंग एन अकाउंटिंग। सही है सर?